हम विस्तार से ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को हमने विस्तार से समझा और इन दोनों अवधारणाओं को हम विस्तार से समझ रहे थे। और अब हम जो है न्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जो है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में थोड़ा समझते हैं। हमने विस्तार से इन दोनों अवधारणाओं को विस्तार से समझा। इसके अंतर्गत हमने न्यू मार्क्सिस्ट के ऑर्थोडॉक्स मार्क्स के साथ साथ कार्ल मार्क्स के साथ साथ हमने न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर्स को समझा। आज अब ये आप समझिए कि कैपिटलिज्म आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और 21वीं सदी में ये कैपिटलिज्म ना केवल पूरी दुनिया में ना केवल एक व्यवस्था है, ना केवल एक सिस्टम है, बल्कि ये विचारधारा है, विचारधारा आइडियोलॉजी। कैपिटलिज्म एक ना केवल एक व्यवस्था है बल्कि आइडियोलॉजी भी है, जो ना केवल वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज जैसे इंग्लैंड, जर्मनी और यूएसए और अन्य के इन देशों के ना केवल इन देशों की व्यवस्था है, ना केवल इन देशों में समाज है, बल्कि ये एशिया, ईस्ट अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, पूरी दुनिया में यानी कि कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में ये विचारधारा या ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है और ये अपनी हेजमनी स्थापित कर ली है, अपना पूरी एकाधिकार या इसने हेजमनी या रूल स्थापित किया है। क्योंकि इसको कैसे ये स्थापित किया है, क्यों शासन स्थापित किया है, क्यों ये व्यवस्था इतनी खराब है, ये सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। कैपिटलिज्म इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, इन सब के लिए जिम्मेदार है। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी कि असमानता, सामाजिक आर्थिक असमानता के लिए जिम्मेदार है। फिर भी ये व्यवस्था पूरी दुनिया में रूल कर रही है और एक छत्र राज कर रही है और इस दुनिया को कोई अभी तक चैलेंज नहीं किया है किसी ने भी। बस इसके सामने थोड़े थोड़े खतरे आए हैं, कुछ कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हुई हैं और वो सोशलिस्ट रिवोल्यूशन का प्रभाव इसको खत्म करना या समाप्त करने में काफी उनका योगदान नहीं रहा है। और ये व्यवस्था अपने स्वरूप बदलते हुए आज भी एग्जिस्ट कर रही है पूरी, ना केवल वेस्टर्न में, ना केवल अमेरिका में, बल्कि पूरी दुनिया में अपने चौतरफा पांव पसारे हैं और एक छत्र राज कर रही है, रूल कर रही है और सभी लोग इस व्यवस्था के माध्यम से शासित हो रहे हैं और हर किसी, कोई व्यक्ति, कोई भी समाज, इस सभ्यता ने इस प्रकार से अपना एक कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, जटिलताओं के साथ अपना विस्तार किया है कि कोई व्यक्ति इसको समझने में समझ नहीं पा रहा है। और इस व्यवस्था ने, क्योंकि एक थिंकर, जब यूएसआर का पतन हुआ, यूएसआर या रूस में, रसिया में क्रांति हुई, सोशलिस्ट क्रांति हुई 1917 में, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ तो दुनिया को आशा थी कि कम्युनिज्म का विस्तार पूरी दुनिया में होगा लेनिन के नेतृत्व में, और बाद में ये व्यवस्था एक राष्ट्रवाद, एक रूस में ही सीमित रहकर रह गई। कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन से आशा थी कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का विस्तार होगा, सोशलिस्ट या कम्युनिज्म का विस्तार होगा या सोशलिस्ट सरकारें बनेंगी, सोशलिस्ट गवर्नमेंट आएंगी और रिजीम का स्थापित होगी, सोशलिस्ट रिजीम स्थापित होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये इससे ऐसा नहीं हुआ, इसके पीछे वेस्टर्न्स का काफी बड़ा योगदान है। और ये 1991 में एक घटना घटित हुई पूरी दुनिया में, यूएसआर का पतन हो गया। डिक्लाइन और यूएसआर इन 1991,
और इस डिक्लाइन के माध्यम से सोवियत संघ के जो देश से बाहर निकल गए और इस तरीके से सोवियत संघ एक कमजोर, न केवल पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर कमजोर हुआ। काफी शीतयुद्ध में, कोल्ड वॉर में इसने अमेरिका को टक्कर दिया, सामना किया और 1990 तक इसने कम से कम जो है एक तरीके से अमेरिका से संघर्ष किया, आइडियोलॉजिकल वॉर्स का सामना किया उसने, हर तरीके से डिफेंस के लेवल पर मजबूत हुआ और इस प्रकार। लेकिन सोवियत संघ 1990 में इसका विघटन हो गया, विभिन्न खंडों में विभाजित हो गया, बहुत बड़ा क्षेत्र था और विभिन्न स्टेट जो थे या रीजन्स थे सोवियत संघ से बाहर निकलने गए, जैसे बुल्गारिया है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, लाटविया है, ये सब कंट्री, पोलैंड है, बेलारूस है, ये सब रूस के हिस्सा हुआ करते थे। और ये यूएसआर 1991 के यूएसआर के पतन के बाद ये सब रूस से अलग हो गए और एक नए नेशन और एक नेशन स्टेट का इन्हें दर्जा दिया गया और एक अलग देश के रूप में इनका अस्तित्व आया। यूएसआर का पतन होने से न केवल यूएसआर इकोनॉमिकली लेवल पर कमजोर हुआ, वीक हुआ, बल्कि कम्युनिज्म का विस्तार होना, फैलाव होना, एक्सपेंशन होना या फैलाव होना, इस कम्युनिज्म विचारधारा का फैलाव होना, वो भी क्या हो गया, बंद हो गया। किससे? यूएसआर के पतन के साथ ही। यूएसआर के पतन के साथ ही कम्युनिज्म की जो विचारधारा थी उसका फैलाव और विस्तार होना भी बंद हो गया पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया को ये आशा थी कि कम्युनिज्म रूस में स्थापित हो गया, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन कम्युनिज्म या सोशलिस्ट रिवोल्यूशन यूएसआर में सफल हुई, गरीबी खत्म हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहां पर भेदभाव कम हुए, और वहां पर तरीके की समाज सांप्रदायिकताएं खत्म हुई, धर्म और राजनीति, धर्म के आधार पर होने वाली राजनीति खत्म हुई। तो ये सब चीजें अच्छाइयां एग्रेटेड सोसाइटी की ओर समाज जाने लगा, पब्लिक स्पेयर, पब्लिक गुड्स की जो है पब्लिक इंडस्ट्री बनने लगी, पब्लिक गुड्स की संकल्पना आने लगी, सोशल गुड्स की ह्यूमन इंटरेस्ट पर आधारित शासन व्यवस्था स्थापित हो गई, समाज हित पर आधारित शासन व्यवस्था हो गई। लेकिन फिर भी वो व्यवस्था 1991 यानी यूएसआर 1991 में यूएसआर का पतन हो गया और ये दुनिया के लिए न केवल मजदूरों, गरीबों के सपने टूट गए। इस समय ये रूस का विघटन ही नहीं हुआ, इस समय 1990 में गरीबों, मजदूरों, सुस्तों को ये उनको लग रहा था कि हमको न्याय मिलेगा, वो व्यवस्था का भी पतन हो चुका था, क्योंकि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का ठहराव हो गया। और इस समय अमेरिका का एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, यूएसए के पॉलिटिकल साइंटिस्ट यानी कि एक राजनीतिक वैज्ञानिक, उनका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा। ये जो है फ्रांसिस फुकुयामा अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, एक राजनीतिक विश्लेषक थे, राजनीतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस समय बताया, इन्होंने एक लेख का नाम था द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, इन द लास्ट मैन। ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और इन्होंने यूएसआर के पतन के बाद ही फ्रांसिस फुकुयामा, इन्होंने द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और इन्होंने ये बताया कि पूरी दुनिया में अब एक ही व्यवस्था शासन करेगी, वो है लिबरल डेमोक्रेसी। क्योंकि लोगों को जो आशा थी कि कम्युनिज्म स्थापित होगा, गरीबी खत्म होगी, एक्सप्लॉइटेशन खत्म होगा, समानता स्थापित होगी, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में इक्वलिटी स्थापित होगी, मजदूरों के हितों की बात होगी, गरीबी खत्म होगी, लेकिन वो व्यवस्था का अंत हो गया। अब एक ही व्यवस्था स्थापित होगी पूरी दुनिया में, लिबरल डेमोक्रेसी, क्योंकि कम्युनिज्म समाप्त हो गया, क्योंकि यूएसआर पतन हो गया तो कम्युनिज्म का ही जो है पतन हो गया, क्योंकि कम्युनिज्म का अस्तित्व यूएसआर के अस्तित्व से ही टिका हुआ है। अब पूरी दुनिया में एक ही व्यवस्था होगी कि लिबरल डेमोक्रेसी, वो भी कैपिटलिज्म के साथ या लिबरल डेमोक्रेसी के साथ, कैपिटलिज्म मार्केट इकोनॉमी के साथ। अब इनका थोड़ा समझते हैं, इन्होंने क्या आइडिया दी, इन्होंने क्यों बताया कि पूरी दुनिया में अब कम्युनिज्म नहीं, अब लिबरल डेमोक्रेसी रूल करेगी, एक छत्र राज करेगी और पूरी उसके और वो पूरी दुनिया में वो व्यवस्था स्थापित होगी, कम्युनिज्म जैसी विचारधारा अब भविष्य में नहीं आएगी। इन्होंने ऐसा क्यों बोला वो समझते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा ने
द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड मतलब इतिहास का अंत, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, एंड ऑफ द हिस्ट्री। इस लेख में उन्होंने बताया कि अब पूरी दुनिया में एक ही विचारधारा शासन करेगी या रूल करेगी। उस व्यवस्था का नाम है रेगुलर डेमोक्रेसी विथ कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म के साथ और कम्युनिज्म जो है, अब कम्युनिज्म का पतन हो गया। कम्युनिज्म का पतन हो गया क्योंकि 1991 में यूएसआर का भी क्या हुआ, पतन हो गया। इसमें फ्यूचर में ये व्यवस्था नहीं आएगी क्योंकि इस विचारधारा का फैलाव होना, पतन होना निश्चित है। ये खत्म ही हो गया। जब यूएसआर का पतन हो गया तो ये व्यवस्था भी अपने आप में विलुप्त हो जाएगी पूरी दुनिया में आते आते, और अब गरीबी और मजदूरों और समाज हितों की बात कोई नहीं करेगा। अब ये लोग सपना देखना बंद कर दे क्योंकि इसने अपने जाल इस तरीके से विस्तार कर लिए। ये विचारधारा का एक तरफा राज होगा। ये व्यवस्था ये पूरी दुनिया में अपनी हेजमनी और क्या रूल करेगी, एकाधिकार पूरी दुनिया में, ना केवल अमेरिका, ना केवल ब्रिटेन, ना केवल वेस्टर्न में, बल्कि पूरी दुनिया में ये शासन व्यवस्था, ये लिबरल डेमोक्रेसी लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र, वो भी पूंजीवादी लोकतंत्र। कौन सा? पूंजीवादी लोकतंत्र ही जिंदा रहेगा पूरी दुनिया में, और लोग इसी से शासित होंगे क्योंकि ये व्यवस्था प्रासंगिक है। और उन्होंने बताया कि व्यवस्था क्यों प्रासंगिक है, वो देखते हैं। क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी इसलिए जिंदा रहेगी, लिबरल डेमोक्रेसी क्या करती है कि लोगों को पर्सनल लिबर्टी देती है। पर्सनल लिबर्टी के साथ साथ चॉइस का क्या दी, पर्सनल लिबर्टी का क्या देती है, राइट देती है, अधिकार देती है। और लोगों को इसमें क्या होता है, ये सब कल्चर को रिस्पेक्ट देती है। ऑल कल्चर आइडेंटिफिकेशन, कल्चर या लोगों की जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसका क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है। लोगों की पहचान, हर संस्कृति और लोगों की पहचान का क्या करती है, सम्मान करती है, उसको एब्जॉर्व करती है, उस चीज का रिस्पेक्ट करती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हर इंसान एक पहचान बनाना चाहता है, हर इंसान एक पहचान चाहता है, हर इंसान स्वतंत्रता चाहता है, हर इंसान चॉइस चाहता है। वो कहीं ना कहीं ये लिबरल डेमोक्रेसी ही देता है, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी इस तरीके का रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि कम्युनिज्म इन चीज़ों का विरोध करता है, वो सिर्फ कम्युनिज्म की बात करता है। और इस तरीके से उन्होंने कैपिटलिज्म का बड़ा विस्तार किया कि अब कैपिटलिज्म ही जिंदा रहेगा पूरी दुनिया में। कैपिटलिस्ट स्टेट सोसाइटी का क्या होगा, विस्तार होगा। मार्केट फ्री मार्केट ट्रेड इकोनॉमी, रहेगी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं रहेगी। सोशलिस्ट ना केवल पॉलिटिकल स्तर पर कैपिटलिज्म स्थापित होगा, बल्कि इकोनॉमी के लेवल पर ही कैपिटलिज्म का विस्तार होगा, और कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में जो है अपना रूल करेगा, शासन करेगा, क्योंकि वो विचारधारा प्रासंगिक है। क्योंकि जो विचारधारा प्रासंगिक होनी, अगर कम्युनिज्म प्रासंगिक होता तो कम्युनिज्म का 1991 में पतन नहीं होता, और उसका बल्कि पतन ना केवल पतन नहीं होता बल्कि उसका विस्तार होता, क्योंकि वो मानवता को, क्योंकि वो विचारधारा की प्रासंगिकता ही खत्म हो गई। जब यूएसआर का पतन हो गया तो इसकी क्या हो गई, रेलेवेंस ही खत्म हो गई, प्रासंगिकता ही खत्म हो गई। बची प्रासंगिकता सिर्फ कम्युनिज्म की बची है, प्रासंगिकता केवल कैपिटलिज्म की बची है, यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की बची है। इसलिए ये पूरी दुनिया में एकाधिकार और रूल और हेजमनी इसकी स्थापित होगी, क्योंकि ये पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, रिस्पेक्ट करता है, ऑल कल्चर को रिस्पेक्ट करता है, पर्सनल आइडेंटिटी का सम्मान करता है, हर लोगों को पहचान देता है। और कैपिटलिज्म स्टेट के साथ साथ कैपिटल सोसाइटी की स्थापना होगी,
और इसके साथ गरीबी भी रहेगी, एक्सप्लॉइटेशन भी रहेगा, फिर भी लोग क्रांति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से इसने जाल बिछा लिया कि लोग उस तरीके से सोचेंगे नहीं। लोग अपनी संस्कृति में इतने संलग्न हो जाएंगे, उन्हीं को इसी में आनंद रहेगा, और लोग अपने और फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, इसका स्थापना होगी। और आज देखिए वही विचारधारा आज एग्जिस्ट कर रही है। कम्युनिज्म तो कई लोगों, आप देखिए कम्युनिज्म की कोई बात करता है उसको जेल में होना पड़ता है या फिर उसकी डेथ निश्चित है। कम्युनिज्म की विचारधारा से कोई बनना नहीं चाहता है, क्योंकि कम्युनिज्म की प्रासंगिकता ही खत्म कर दी। इसको हिंसा और इससे बड़े तरीके से इसका जो है रसी रूस में इसका मॉडल जिस तरीके से कम्युनिज्म को जिस मॉडल के साथ जो है स्टालिन ने एग्जीक्यूट किया, इंट्रोड्यूस किया, तो काफ़ी उसमें हिंसा हुई, काफ़ी लोगों को मारा गया। इस तरीके से उसके सामने इसका निगेटिव विस्तार किया गया पूरी दुनिया में, क्योंकि इसको रोकने के लिए इसको एक ही उपाय है कि इसकी निगेटिव व्याख्या कर दो। पूरी दुनिया के सामने कम्युनिज्म की निगेटिव व्याख्या की, और जहाँ से इससे लोगों का ध्यान हट जाए कि कम्युनिज्म जो है व्याख्या की गई कि लगे दुनिया को कि कम्युनिज्म हिंसा करता है। कम्युनिज्म जो है एक पूर्ण सत्तावादी शासन की बात करता है, और इसलिए भी कम्युनिज्म खराब है क्योंकि कम्युनिज्म तानाशाही, एक डिक्टेटरशिप की, अथॉरिटेरियन शासन की बात करता है, एक तानाशाही की बात करता है, एक तानाशाही शासन की बात करता है, जबकि ये ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं लिबरल है, लिबरल यानी कि उदार है, और ये डेमोक्रेसी है, इसमें डेमोक्रेसी है, लोगों का शासन है। इसलिए ये विचारधारा पूरी दुनिया में फैलाव करेगी, क्योंकि ये तानाशाही और सर्वसत्ताधिकार, पूर्ण अधिकार की बात करती है, यानी कि राज्य को मजबूत बनाने की बात करती है। स्टेट इसमें पावरफुल होगा, और यहाँ पे स्टेट क्या होगा, लेसेस फेयर की होगा। यहाँ पे स्टेट वॉचडॉग की भूमिका में होगा। यहाँ स्टेट बहुत ही मार्केट में कम इंटरफेयर करेगा, लोगों की पर्सनल लाइफ में कम इंटरफेयर करेगा, लोगों को पर्सनल चॉइस और पर्सनल लिबर्टी जाना होगा। राज्य जो है कहीं ना कहीं सीमित दायरे में होगा, लोग अपने हिसाब से। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये विचारधारा अपने आप में फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि इस एंड ऑफ द हिस्ट्री का मतलब है, इतिहास का अंत, अंतिम व्यक्ति का मतलब है कि पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म या लिबरल डेमोक्रेसी का विस्तार रहेगा, वही राज करेगा, रूल करेगा, कम्युनिज्म नहीं आएगा। इस सब से क्या होगा, कम्युनिज्म का विस्तार रुक जाएगा और कैपिटलिज्म का ही शासन स्थापित होगा। ठीक है।